भक्त भगवान का ऐसा संगम हुआ, राम के मान का नाम हनुमान। सर अगर पिताजी के लिए कोई कविता अगर आप कभी लिखे हो? संग्रह चांद सुलगता है। चांद सुलगता है। चांद सुलगता है पिताजी के डेथ के बाद की शीर्षक ही था मेरे किताब का, चांद सुलगता है। नई नई तकलीफों में दिन रोज गुजरता है, सूख रहे जख्मों को चूहा रोज कुतरता है, सुबह सुबह ही उम्मीदों का सूरज डूबा है, मेरा स्वागत कैसे हो सो नया अजूबा है, मेरे घर के ऊपर ही क्यों चांद सुलगता है। क्या होता है अभिजीत, पारा गिरता है ना, तो उसमें मेरा दोहा था कि गिरने के इस दौर का आंखों देखा हाल, गिरने के इस दौर का आंखों देखा हाल, पारा जाड़े में गिरा नियत पूरे साल। आप समझो, और जब तुम्हारे अंदर प्रेम होगा ना, तुम पत्ता नहीं नोचोगे, तुम्हें क्रूएल्टी लगेगी, तुम किसी जानवर को खींच के अड्डा नहीं मारोगे। और जिसको लोग अधूरा कहते हैं, मैं उसको प्रेम में पूरा होना मानता हूँ। कई बार क्या होता है कि कुछ चीजें हैं, मिल जाने के बाद फिर वो मिलने की चाहत नहीं रहती। हमारे यहाँ लेते हैं हनुमान जी भी, ये हमारा सौभाग्य प्रयागराज का इलाहाबाद है। दोस्ती में स्नेह भाव और सेवा भाव और सम्मान का भाव। जैसे हनुमान जी सब कुछ करके बैठे, तब भी उसके बावजूद कहते हैं सब आपकी कृपा है, हम क्या कर रहे हैं। तो और उसी प्रकार राम जी का उनके प्रति भाव। तो सुने, भक्तों के हैं भगत राम भगवान है। राम जी और हनुमान जी क्या है? भक्तों के हैं भगत राम भगवान है, भावना आस्था सेवा सम्मान है, भक्त भगवान का ऐसा संगम हुआ, भक्त भगवान का ऐसा संगम हुआ, राम के मान का नाम हनुमान है। हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनो प्रयागराज और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त एंकर अभिजीत मौर्य। और आज हमारे साथ सुनो प्रयागराज के पॉडकास्ट में उपस्थित हैं प्रयागराज के ही नहीं पूरे देश के, भारत देश में इनकी कविताएं सुनी जाती हैं और जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। हम सबके बीच में उपस्थित हैं आदरणीय श्लेष गौतम सर। और आज डॉक्टर श्लेष गौतम सर के साथ द अभिजीत शो और सुनो प्रयागराज के पॉडकास्ट के इस मंच पे बहुत सारी बातें होंगी। और इन बातों के साथ मैं सर की 2 लाइन से सर का परिचय भी देना चाहूंगा कि सर कहते हैं कि लिखा क्या रह जाएगा, रहता नहीं शरीर, इसीलिए मरते नहीं तुलसी सूर कबीर। तो तुलसीदास सूरदास की परंपरा के कवि आज भी सर जिंदा रखते हैं अपनी कविताओं में, अपने छंदों में, अपनी कविताओं में, सारी चीजों में जीवित रखते हैं। तो आज सर का वेलकम करते हैं। सर प्रणाम। बहुत बहुत आभार प्रिय अभिजीत भाई। तो सर कैसा लग रहा है आज आपको यहाँ पे आके? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, और खासतौर से जब आपकी और सुनो प्रयागराज जैसी सोच, जो हमारी कला साहित्य संस्कृति की जो एक ऐसी त्रिवेणी है, जो हमारी मौलिक पहचान है। प्रयागराज कभी बहुत चमकती चमचमाती सड़कों के लिए या हाई राइज बिल्डिंग के लिए या किसी अन्य चीज़ों के लिए उतना नहीं जाना जाता, लेकिन कला साहित्य संस्कृति विधि का क्षेत्र है, धर्म है, अध्यात्म, इन्हीं के लिए जाना जाता है। और अगर उसकी बागडोर और उसका संचालन और उसका नेतृत्व आप जैसा युवा कर रहा हो, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब हमारे इस जो युवा वर्ग, मुझे अपनी 4 पंक्तियां याद आती है अभिजीत तुम्हारे इस प्रयास के लिए कि तुम्हारे हाथ में तकदीर है सारे जमाने की। हमारा युवा कैसा है, कैसा हो और कैसा है? तुम्हारे हाथ में तकदीर है सारे जमाने की, उसे खुश रंग करने की, उसे बेहतर बनाने की, मोहब्बत आरजू जज्बा समझदारी सभी तो है, जरूरत है तो बस उसको सही रास्ता दिखाने की। वाह, और सही रास्ते पे आप लोग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सर हम सबसे पहले शुरुआत करना चाहेंगे कि देखिए आपका बैकग्राउंड तो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आदरणीय पिताजी भी बहुत ही लोकप्रिय कवि थे। सर आपकी कविता की शुरुआत कैसे हुई? हाँ बताता हूँ। देखो मेरी 2 बड़ी बहनें हैं, भाई तो है नहीं, और माता जी भी वर्ष 2025 में उनका देहांत हुआ, और पिताजी को 20 वर्ष हो गए। कैलाश गौतम जी को, कीर्तिशेष कैलाश गौतम जी को दिवंगत हुए दिसंबर 2006 में निधन हुआ ये कि हमारे परिवार में शुरू में ही हम लोगों को ऐसा रहा कि उसमें धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, संडे मेल, दिनमान और न जाने कितनी पत्र पत्रिकाएं, मतलब आप सोच नहीं सकते हमारा बचपन कैसा रहा। तो हम लोगों को व्यवहारिक रूप से साहित्य और ये सारा सब कुछ मिला, तो वो मन में शुरू से ही था। मैं कक्षा 6-7 में रहा होऊंगा, तब मैंने पहला लेख लिखा था दूरदर्शन को कुछ करके,
और फिर मुझे याद पड़ रहा है, मैं प्रीतम नगर में रहना हो रहा है, करीब 40 वर्ष पूर्व हम प्रीतम नगर में गए थे पिताजी। तो मैं तो बिल्कुल छोटा ही सा था उसमें, लेकिन मुझे याद है कि वहाँ दुर्गा पूजा आज भी होती है प्रीतम नगर की। तो उसकी एक सोवनियर निकलती थी, स्मारिका। स्मारिका। हाँ, तो मैंने वर्ष 93 के आसपास की बात है, तब मैं संभवतः 10 या 11 में आ गया था, जहाँ तक मुझे याद है। यहीं मैं बिशप जॉनसन स्कूल है, वहीं से पढ़ा। तो कविता मैंने लिखी थी, चूंकि परिवार में मैं देखता था, पिताजी को हमेशा देखता था गुनगुनाते, गीत लिखते, देश के बड़े बड़े रचनाकार घर आते थे। तब ये होटल कल्चर नहीं था और इतने भव्य महोत्सव नहीं थे और ये सारी चीजें नहीं थे। तब पारिवारिक जुड़ाव बहुत था। मतलब एक रचनाकार देश के दूसरे हिस्से के जो रचनाकार जो उपलब्ध प्रतिष्ठित हैं या लोकप्रिय हैं, तो आना जाना होता था कवि सम्मेलनों में, एक दूसरे के परिवार को जानते थे, क्योंकि उतनी आत्मीयता थी। अब तो बड़ी दौड़ भाग हो गई है, तो एक अलग थोड़ा बात है, खैर ठीक है, वो समय की बात है। तो हमको एक परिवार से मिला, फिर रचनाकार आते थे। हमने पद्मभूषण गोपाल दास, नीरज जी या और भी एक से एक वरिष्ठ रचनाकारों को हमने उस समय घर पे आते जाते देखा। तो ये सौभाग्य रहा कि कैलाश गौतम जी जो पिताजी, तो उनका सानिध्य मिला, उनकी रचना धर्मिता देखी, उनका लिखा छपता था, हम लोग पढ़ते थे सब, तो अपने मन में भी कहीं ना कहीं होने लगा। तो मैंने उसी समय से शुरुआत की। तो चोरी छुपे उन्हीं कवियों को सुनाते थे जो पिताजी से मिलने आते थे जाते थे। और लेकिन ये कि मंच पर मेरा जो पदार्पण हुआ है कविता के मंच पे, वो पिताजी के देहांत के बाद हुआ है। उनके जीते जी मैं कविता के मंच पर नहीं था। सर, अगर पिताजी के लिए कोई कविता अगर आप कभी लिखे हो? आपको बताना चाहूंगा अभिजीत कि उनके लिए तो बहुत गीत मेरे हुए। मेरा पहला संग्रह चांद सुलगता है। चांद सुलगता है। चांद सुलगता है, और उसको मतलब ये नहीं कि अपनी तारीफ की बात है, लेकिन उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का ये राष्ट्रीय प्रविष्टि थी, नेशनल एंट्री थी, और उसको डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन सम्मान मिला था। उसका मुखला और एक आध दो दोहे जो पिताजी को लेकर के थे, कि एक तो ये गीत था कि नई नई तकलीफों में दिन रोज गुजरता है। पिताजी के डेथ के बाद की है, उनके देहांत के बाद की है, और शीर्षक ही था मेरे किताब का चांद सुलगता है। नई नई तकलीफों में दिन रोज गुजरता है, सूख रहे जख्मों को चूहा रोज कुतरता है, सुबह सुबह ही उम्मीदों का सूरज डूबा है, मेरा स्वागत कैसे हो सो नया अजूबा है, मेरे घर के ऊपर ही क्यों चांद सुलगता है। तो चांद उस समय मुझे सुलगता सा महसूस हो रहा था। फिर हुआ है कोई ना तो होगा पिता तुम्हारे बाद, पल पल तुमको याद कर रहा आज इलाहाबाद, नहीं हो तुम पर कविताएं तो करती हैं संवाद, पल पल तुमको याद कर रहा आज इलाहाबाद। और एक दोहा, और मैं फिर कहता हूं, ये मैं नहीं कहता कि मैंने लिखा, ये बस भाव उतरते गए। पिता के लिए मैं क्या ही लिखता, जिन्होंने मुझे लिखा मैं उनके लिए क्या लिखता। तो जो कैलाश जी को जानते हैं, जो उनके कृतित्व और व्यक्तित्व से जुड़े रहे, वो मेरे इस दोहे को समझेंगे। पिताजी को श्रद्धांजलि स्वरूप है मेरा ये दोहा कि धरा कभी छोड़ी नहीं, छू कर भी आकाश। धरा कभी छोड़ी नहीं, छू कर भी आकाश, अजर अमर तुम हो गए कविता के कैलाश। वाह, क्या बात है सर। कभी कभी लोग कहते हैं ना कि विरासत में आपको बिजनेस मिल सकता है, लेकिन कविताएं लिखना ये क्या बात है, इंसान स्वयं से ही सीखता है। बिल्कुल। यहाँ मैं टोकूंगा कि देखिए, मैं अगर साहित्य की बात करूं, आप निराला के नाती नतनी हो या प्रेमचंद के पोता पोती, एक दो बार आदमी थोड़ा सा प्रेम पूर्वक सम्मान पूर्वक चाय पानी करा देगा, उसके बाद यही सवाल होता है कि आप क्या करते हैं। तो विरासत का अर्थ यह है कि जो उसको समृद्ध करे, और समृद्ध न भी कर पाए तो उसको अक्षुण्ण रखे, कम से कम दाग ना आने, और आगे ले जाए। तो मैं ये मानता हूं कि मेहनत हम भी करते हैं, जीत आप भी करते हैं, सब लोग करते हैं। भगवान ने हाथ गोड़ दिल दिमाग दिया इसीलिए कि आप अपना श्रम करें। माता पिता जो हमारे अभिभावक हैं, उनका आशीर्वाद, ईश्वरी कृपा। अगर ईश्वरी कृपा ना हो और कम से कम बड़ों का आशीष ना हो, तो किसी भी तरह का मैं देखता हूं कि चाहे वो श्रम हो या जो हो, शायद वो उस परिणति तक नहीं पहुंचता या उस सफलता तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए हम जो करते हैं, हम प्रयास करते हैं, लेकिन अपने आप को एक माध्यम ही मानते हैं। अंततः जो है सब ईश्वरी कृपा है। सर, जैसे आप विश्वविद्यालय में कानून के प्रोफेसर भी हैं और आप कविताएं भी लिखते हैं, तो प्रोफेसर पहले हुए हैं कि पहले कविताएं लिखते थे? पहले कह सकते हैं आप। कविता की शुरुआत तो पहले हो गई, जब मैं प्रोफेसर नहीं था तब से। और मैंने जज का इंटरव्यू भी दिया था, उत्तर प्रदेश जो जुडिशरी होता है
और सौभाग्य है कि सैकड़ों बच्चे पढ़ाए हुए आज इसमें हैं, जुडिशरी की सेवा में। मेरे साथ के बहुत लोग हैं जुडिशरी में, चाहे वो ये जिले वाली हो या अब तो माननीय उच्च न्यायालय, जो भी कह लीजिए। तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। ऐसा नहीं कि मैंने किसी को पढ़ा दिया या कोई मेरे साथ हुआ तो हो गया। ये मुझे भी अच्छा लगता है कि ये मुझे ईश्वर ने ये कृपा की मेरे ऊपर कि मैं ऐसे संदर्भों से जुड़ सका। तो लेकिन देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, जो विधि या कानून है, ठीक है ना, तो कानून और साहित्य तो अलग है ही नहीं, दोनों एक दूसरे के पूरक है। कानून और साहित्य समाज का दर्पण कहा जाता है। तमाम स्थितियां, विसंगतियां, चुनौतियां आती हैं तो नए कानूनों की आवश्यकता होती है। उसके लिए हमारे पास विधानसभा है, हमारे पास लोकसभा, राज्यसभा, ये सब सारी चीजें हैं। लेकिन इधर जो सामाजिक सर्जक कौन है? ये चिंतक, ये मनीषी, ये कवि पीछे देख रहा, आज भी देख रहा। जो मेरा दोहा है, लिखा किया, किया यानी अच्छा कार्य, लिखा किया रह जाएगा, रहता नहीं शरीर, इसीलिए मरते नहीं तुलसी सूर कबीर। तो देह का अंत तय है, देहांत शब्द इसीलिए है, लेकिन हमारी कृति का, हमारे काम का अंत थोड़ी है। और कानून की जहां तक बात है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से कानून बना करके, देखिए सिर्फ कानून बनाने से नहीं होता, उसके अनुपालन के पीछे वो समाज क्या कर रहा है, उसकी सोच क्या है, उसकी नैतिकता क्या है, बड़ा काम करती है। सिर्फ कानून बनाने से क्या दहेज खत्म हो गया क्या, या कानून बनाने से अपराध रुक गए? लेकिन कानून आवश्यकता है, और कानून की ऐसी शक्ति है कि जो कहीं ना कहीं समाज को एक अनुशासन में बांधे। देखिए, एक अनुशासन है। आप घर से, और आवश्यकता भी, आप बताइए अभिजीत, आप घर से निकलते हैं तो किसी कैलेंडर में लिखा है या किसी ग्रंथ में लिखा है कि जूता चप्पल पहन के जाओ? नहीं। लेकिन क्यों पहनते हो? और लाभ मिले न मिले, लेकिन उससे जो नुकसान होने वाला है, कुछ कंकड़ चुभ जाए, पैर वो हो जाए, तो इसलिए हम पहनते हैं। तो जहां तक मैं अगर आप बताऊं, तो साहित्य और कानून दोनों जो है समाज के लिए, आप समझिए, जो जैसे कैमरा लगा है ना, कई बार आदमी चुराना चाहता है, जैसी नजर पड़ती कैमरे को तो ऐसे ऐसे करने लगता है, फिर हट जाता है। तो ये कहीं ना कहीं एक रेगुलेटर की तरह काम करते हैं, मेरा ऐसा मानना है। और अदालतों के प्रति मतलब बहुत पहले मैंने लिखा था, लेकिन आज भी मैं आपको वो मुक्तक सुना देना चाहता हूँ। अदालतों के प्रति, इस विधि की व्यवस्था के प्रति, देखिए जो सिस्टम है ना, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, व्यक्ति हो, व्यवस्था हो, संस्थान हो, समय के साथ उसमें कुछ बुराइयां आ सकती हैं, कुछ जंग लग सकता है, धूल लक्कड़ हो सकती है, कुछ अप्रियता आ सकती है, कुछ समयानुकूलता के विरुद्ध हो सकता है। जो कल, अब आज तुम अंतर्देशी तो नहीं लिखोगे ना दोस्त, आप टेक्नोलॉजी से तो नहीं लिख सकते, टेक्नोलॉजी के साथ जाना होगा। लेकिन इन व्यवस्थाओं के बने रहने में और उत्तरोत्तर सुधार करने से ही ज्यादा उचित होगा। किसी व्यवस्था को ध्वस्त करने से नहीं होगा, उसमें जो सुधार की गुंजाइश है आप वो करो। एक दांत अगर टूट रहा है तो या तो ठीक करा लो, या तो निकालने की नौबत निकाल दो, नहीं तो कल को हो सकता है पूरे उसके मुंह को प्रभाव में ले लो और न जाने कौन सी बीमारी हो जाए, जो भी। तो मैंने अदालत को इसी तरह देखा है। अदालत की भी आलोचना होती है, और हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी सबको दिया। अदालत अपना काम कर रही, विधायिका अपना काम कर रही, कार्यपालिका अपना काम कर रही, लेकिन अदालतों ने, ये याद रखिए, आज कुछ भी है तो हमारे देश में आज भी लोगों के मन में ये रहता है कि ठीक है, हम आई विल सी यू इन दी कोर्ट, आदमी कहता है ना, ठीक है हम तुमको, व्यवस्था है। और जब जब इस देश में ऐसी स्थितियां आई हैं, अदालत सामने आई है, लोकतंत्र को बचाने आई है, हमारे सामाजिक ढांचे को बचाने आई है। मुझे एक मुक्तक है कि अदालत सूर्य है वो न्याय का जिससे उजाला है। मेरी क्या मान्यता है अदालत के लिए? अदालत सूर्य है वो न्याय का जिससे उजाला है, मुसीबत जब पड़ी है मुल्क पर इसने संभाला है। हमारे काम को देखो, हमारे वस्त्र मत देखो, हमारी आत्मा उजली है केवल वस्त्र काला है। अरे वाह सर, अभी आपने अदालत का जिक्र किया, तो अभी सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश सर ने एक स्टेटमेंट दिया है, अब युवाओं के लिए काकरोच शब्द का प्रयोग किया, इसको आप किस नजर से देखते हैं, एक विधि के अध्यापक होने के नाते? हाँ, असल में इसमें देखो कुछ और भी चीजें हैं। ये बड़ा वीडियो वायरल हो रहा है, माननीय मुख्य न्यायमूर्ति जो है सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने एक सुनवाई के दौरान उन्होंने कुछ कहा। अब आज के समय में क्या है ना, कि क्या कहाँ से कट कर दिया जाए, कहाँ से ले दिया जाए और क्या चीज बोल दी जाए। अब कौन सी चीज, देखो एक अकबर इलाहाबादी साहब यहाँ थे, मैं थोड़ा उदाहरण देना चाहता हूँ। ही वॉज जुडिशियल मजिस्ट्रेट, वो न्यायिक मजिस्ट्रेट थे, पता है आपको, जज थे इस इलाहाबाद के, बहुत बड़े शायर। यस, हाईकोर्ट में नहीं, हाँ जिला जुडिशरी कह लीजिए। तो उस समय डासन का बूट बहुत चलता था, तो
अच्छे काम या वो कई चीज उस रेफरेंस में नहीं जा पाती। उनके 2 शेर मुझे याद आ रहे हैं अकबर इलाहाबादी के। उन्होंने एक लिखा कि बूट डासन ने बनाया, मैंने एक मजमू लिखा, मुल्क में मजमू न फैला और जूता चल गया। देखिए ये दिखा। दूसरा एक उन्होंने लिखा कि रो रहे हैं दोस्त मेरी लाश पर बेअख्तियार, मतलब बेअख्तियार यानी विदाउट, मतलब कंट्रोल ही नहीं है। रो रहे हैं दोस्त मेरी लाश पर बेअख्तियार, ये नहीं दरियाफ्त करते किसने इसकी जान ली। रोया पीटा मचा रहे, जो मेन काम है पता करो कि कौन जान लिया उसको, उसके पीछे कार्रवाई हो सब कुछ। मुख्य न्यायमूर्ति जी का कहना है, उन्होंने बाद में इसको स्पष्ट भी किया विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, कि वो एक संदर्भ व्याख्यायित कर रहे थे, तो उसमें ऐसा था कि उन्होंने बेरोजगारी और भी बहुत सारे इशू को लेकर के और कुछ इश्यूज को लेते हुए उन्होंने कॉकरोच शब्द का प्रयोग किया था। अब लेकिन देखिए, आप देखिए सबका मुंह नहीं बंद कर सकते। अब जिसको जिस ढंग से समझा गया, किसने किस ढंग से समझा, उसी में जो आप कहना चाह रहे हैं कि एक कॉकरोच जनता पार्टी आ गई। और भाई सोशल मीडिया, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, सोशल मीडिया की शक्ति को नहीं नकारा जा सकता। लेकिन अभिजीत, तुमसे एक सवाल मैं कहूंगा, तुम्हारे हाथ में पिस्तौल है, अब तुम उससे सिपाही और पुलिस और आर्मी बन के रक्षा कर लो या किसी को दिखा के लूटने लगो, तो छुरे बुरे नहीं होते। ये है। अब सोशल मीडिया है, ऐसा कुछ नहीं, सोशल मीडिया की मैं कोई बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन सोशल मीडिया पे किसी की एक्सेप्टेंस हो जाए तो इससे ये भी तो तय नहीं हो सकता कि वो सही है कि गलत है। लेकिन हाँ, कुछ तो बात होगी। अब युवाओं ने जो उसको समझा तो वो उससे जुड़े। तो अभी तुरंत में मैं ये नहीं कह सकता कि अभी सही है क्या गलत है, अभी मैं नहीं बोल सकता। लेकिन ये जाहिर सी बात है कि देखो भाई, आज जैसे छोटी सी बात है, मान लो युवा है, ऑब्वियस सी बात है, बेरोजगारी तो बहुत है ही है, ठीक है। अब बेरोजगार के इशू को लेकर के कोई बात ऐसी आती है, अब उसका सत्य क्या है या उसमें पूर्णतः सत्यता क्या है या क्या नहीं, ये तो बात अलग है। लेकिन अगर वो कोर इश्यूज को हिट कर रहा है तो वो व्यक्ति उससे जुड़ जाएगा। आप समझो, जैसे मैं मान लो प्रोफेसर हूं, मैं विधि का हूं, या मान लो मैं कवि हूं, अभी कोई ऐसी बात आती है तो कई बार क्या होता है कि हम पूरी बात जाने बिना, लेकिन अगर वो सामने आ गई हमारे कविता के संदर्भ में, हमारे मंच के संदर्भ में, या हमारे पठन पाठन के संदर्भ में, हमारे विधि के क्षेत्र के संदर्भ में, तो आदमी उधर अट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो अब ये अभी मैं इस स्थिति में तो मैं नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस बात को थोड़ा विराम इसलिए मिल जाना चाहिए कि माननीय मुख्य न्यायमूर्ति महोदय ने स्वयं उस चीज का स्पष्टीकरण दिया कि हमने इस संदर्भ में किसी केस की सुनवाई के समय इस बात पे ये कहते हुए ऐसा कहा। तो आज के सोशल मीडिया में आप भी जानते हो भाई, कहीं का कहीं कुछ हो जाता है, जहाँ पे आजकल बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तो वो बात हमें लगता है कि या तो उस ढंग से ली नहीं गई या उस ढंग से सामने आ नहीं पाई, मुझे ऐसा लगता है। चलिए सर, जैसे अब आप कानून के अध्यापक हैं, तो आपका इक्वालिटी पे क्या राय है, मतलब समानता पे, क्योंकि देश में सदैव देखा जाता है समानता पे बहस छिड़ी रहती है, सबको समता समानता बंधुत्व का अधिकार चाहिए होता है। तो ये अधिकार की लड़ाई बाबा साहब अम्बेडकर भी लड़ते आए हैं, और आज वर्तमान समय में भारत देश के आजाद हुए 70-75 साल हो गए, फिर भी समानता की लड़ाई आज भी जारी है। तो इस पे आपकी क्या राय है, कवि होने के नाते, क्योंकि कवि आपने कहा कि समाज का दर्पण होता है। 100%। देखिए, कवि या चिंतक जो भी हो, वो सामाजिक चिकित्सक होते हैं। जैसे एक सर्जन होता है ना, वो शरीर का करता है, खराब पार्ट होता है तो सर्जरी करके निकालता है। तो जो भी चिंतक होते हैं, मनीषी होते हैं, लेखक होते हैं, वो सामाजिक चिंतक होते हैं। वो अपनी चेतना से, अपने विचारों से वो जीवन मूल्य देते हैं, ठीक है। अपनी इक्वालिटी की बात की तो जो हमारे अनुच्छेद 14 से शुरू होती सब कुछ, तो वो तो है ही है। निश्चित तौर पर बाबा साहब का तो अप्रतिम योगदान है ही है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का, और जाहिर सी बात है उनके साथ और भी लोग लगे थे अपनी जगह। लेकिन जो संविधान की बात है, तो संविधान हमारे सामने आज भी है। जहां तक बात इक्वालिटी की है, तो उसको लेकर के हमारा संविधान एकदम स्पष्ट है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी के साथ लिंग के आधार पे नहीं होना चाहिए, किसी के साथ धर्म के आधार पे नहीं होना चाहिए, जाति के आधार पे नहीं होना चाहिए, मजहब के आधार पे नहीं होना चाहिए, क्षेत्रीयता के आधार पे नहीं होना चाहिए, भाषा के आधार पे नहीं होना, बल्कि में कई जगह तो उसको प्रोटेक्ट किया गया है। एक शब्द प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन जैसा भी चलता है कि भाई वो इसलिए आवश्यकता है ना कि देखिए, जो स्थिति थी, सिर्फ आर्थिक स्तर से ही कुछ नहीं होता जब तक कि सामाजिक हैसियत भी नहीं बढ़ती, और सामाजिक हैसियत भी कुछ नहीं होता जब तक आर्थिक न बढ़ाया जाता। तो वो हमारे संविधान ने प्रदत्त है, संविधान ने दिया, और ये संविधान हमने स्वयं अपने आप को आत्मार्पित किया है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। आप समझिए, सोशल जस्टिस, इक्विटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो समानता का अधिकार है। और
अभिजीत भाई, मैं एक चीज और कह रहा हूँ, जो जितना हम लोगों ने देखा, जरूर कुछ ऐसा समय, कुछ ऐसा काल, ये सारी चीजें रही होंगी, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि अब उस तरह से ऐसी घटनाएं शायद उस समय बहुत हो रही हो, या मुझे नहीं पता, उस समय की बात तो मैं नहीं कहूंगा। कहा कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो हमारे कवि कुल के एक श्रेष्ठ कवि हैं डॉक्टर कुमार विश्वास सर, वो कहते हैं कि जब जब आपसे वही पूछे कि द वी द पीपल ऑफ इंडिया को पलट कोई पूछे हु द पीपल ऑफ इंडिया, तब तब ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग रामलीला के मंचों से उतरे, एक राजनीतिक संगठन बनाए और सत्ता में जूझ रहे लोग सत्ता से शून्य करके उस सत्ता पे अधिकार जमाएं, उस सत्ता व्यवस्था को चलाएं। तो एक अध्यापक होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बोलना चाहता हूँ, मैं तो बार बार कहता हूँ, मैं आज की कविता नहीं है। हो चुके सवाल अब जवाब चाहिए, क्या हुआ कैसे हुआ हिसाब चाहिए, बरसों से खौलता हुआ लावा ये कह रहा, इस सदी को फिर से इनकलाब चाहिए। जहां पर दूरियां पनपे वहां पर पास लिख देना, जहां पर दम निकलता हो वहां पर सांस लिख देना, तुम्हें उम्मीद भारत की है तुमसे इल्तजा इतनी, बदल देना व्यवस्था को नया इतिहास लिख देना। अब जब हम व्यवस्था की बात करते हैं तो मैं आमूलचूल परिवर्तन, यहाँ ब्लडशेड की बात नहीं करता, मैं किसी खूनी क्रांति की बात नहीं करता, मैं आमूलचूल परिवर्तन। परिवर्तन क्या? जो अगर सिस्टम में सड़ांध है, सिस्टम में खामियां हैं, तो उसको दूर होना चाहिए। और इसको जाहिर सी बात है, सिर्फ युवा ही क्यों, ये प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। हमको सच तो ये बात बिल्कुल सच है, हम देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, ना अंध भक्त बनो ना अंध विरोधी बनो। तब से लेके आज तक तमाम सरकारों ने, सबने अपने हिसाब से बहुत अच्छे अच्छे काम किए, और तमाम लोगों ने, तमाम सरकारों ने वो भी नीतियां अपनाई, वो भी काम की जो उचित नहीं थे। अभिजीत भाई, आप अपने जिंदगी में जितने डिसीजन ले, सबके आपको फायदा ही दिया क्या? या सारे जितने आपने सोचे निर्णय उसी ढंग से चला क्या? हम सोचते हैं ये मिल जाता है क्या? हम सोचे इतना मिल जाता है क्या? हमारा चाह तो हमेशा नहीं मिलता, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए। आपने कर्तव्य उसकी बात की ना, जब डॉक्टर कुमार विश्वास जी की, तो ये बात भी देखिए, हम हमेशा अपने अधिकार के प्रति तो बहुत सचेत रहते हैं, बहुत हमारी संचेतना है, लेकिन हमने अपने ये देश कर्तव्यों का है, ड्यूटी का है। हम अपने कर्तव्यों को लेकर के कभी भी हम न उतने सजग न रहे, न गंभीर रहे। इसीलिए अंततः क्या हुआ कि संविधान में जो चीजें मान ली गई थी कि ये तो हमारा कर्तव्य, इतने लड़ाई के बाद, इतने संघर्षों के बाद हमारी आजादी मिली थी, तो माना गया कि भाई इस आजादी को लेकर के हमें चलना है, तो हमारे कुछ मूलभूत कर्तव्य हैं, हमको उसका निर्वहन करना है। लेकिन शायद हम उसमें कहीं ना कहीं उस तरह से सफल नहीं हो रहे थे, तो इसलिए उसको फिर बाद में वही आर्टिकल 51 करके जोड़ के लाया गया और फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई, याद दिलाया गया भैया तुम्हारा कर्तव्य भी है। तो मैं फिर कहना चाहता हूं कि हम चाहते तो सब कुछ है, लेकिन हमारा भी उत्तरदायित्व बोध है, हमारा भी कर्तव्य है उस सोसाइटी को रिटर्न करना, हमारे अपने भी कर्तव्य हैं। तो हमें अधिकार तो जो हमारा संविधान प्रदत्त अधिकार, उसको कोई नहीं ले सकता, बिल्कुल सही। और जो मूलभूत अधिकार हैं, जैसे मतलब वो केशवानंद भारती जी का केस था, जो है वर्ष 1973 का ही था, जहां तक मुझे याद आ रहा, तो मूलभूत अधिकार को लेकर के बहुत स्पष्ट स्थिति कर दी थी, आज भी है। केशवानंदन भारती का केस जो है अक्सर क्वेश्चन पेपर में भी, कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, LLB एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको क्लियर करना चाहिए। इसको ऐसा, ये जो हमारे मूलभूत अधिकार है, ये हुआ कि संविधान में क्या क्या परिवर्तन हो सकता है, तो ये हुआ कि कुछ भी परिवर्तन किया जा सकता है, कुछ भी परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन मूलभूत अधिकारों को नहीं छेड़ा जा सकता। अब जैसे हमारा देश है, हमारा इट रन्स ऑन डेमोक्रेसी, हम लोकतांत्रिक मूल्यों को जी रहे हैं, लोकतंत्र पे है। तो अगर कल को कोई ऐसा कानून लाया जाए, कोई ऐसा विधेयक लाया जाए जो डेमोक्रेसी खत्म करे, तो उसको रोक दिया जाएगा। क्यों? मूलभूत अधिकारों का हनन है, इसलिए। ठीक है, जो हमारा सामाजिक ढांचा है, ठीक है। दूसरा, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। कभी तुमने सुना है कि ये कोर्ट वो कोर्ट, इस सरकार की उस सरकार? नहीं, वो सरकारों की नहीं होती है, वो स्वतंत्र है, उसके ऊपर किसी का जोर नहीं चलेगा। तो केशवानंद भारती का ये मुद्दा था कि जो हमारे मूलभूत है, जो मूलभूत ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर, सिर्फ अधिकार की बात नहीं, कोई अधिकार कुछ भी बदला जा सकता है, ड्यूटी कुछ भी बदले, संविधान के किसी भी हिस्से को बदला जा सकता है, लेकिन जो उसका मूलभूत ढांचा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो नहीं। जैसे मैंने आपको बताया, डेमोक्रेसी है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, ठीक है ना, ये सारे ऐसे लेकर के पूरी एक लंबी एक पूरी सीरीज है, जिसमें कि
ये जो है धर्म या उसके आधार पर भेदभाव ना हो, सेकुलरिज्म, ये सारी बातें आती हैं, और भी बहुत सारी चीजें इसमें आप ले सकते हैं, ठीक है ना। तो वो ये है। और देखिए हमारा देश कोई लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए कोई ये नहीं कि सिर्फ अभी से है। मानस में तुलसी बाबा ने क्या कहा कि जो अनीत कुछ भाखो भाई, राम जी की सत्ता थी। देखिए राम जी के समय में राजतंत्र था, लेकिन वो लोकोन्मुखी राजतंत्र था। हाँ, लोकोन्मुखी, और लोक की बात सुनी जाती थी। तभी तो कहा कि जो अनीत कुछ भाखो भाई, बर जो तो मोहे भय बिसराई। इफ यू सी एनी इनजस्टिस यू हैव एवरी अथॉरिटी टू डिथ्रोन मी, ये कहा जा रहा है। जिसमें की राज सत्ता थी, पीढ़ियां, मतलब राजा का बेटा राजा वाली स्थिति थी, उसके बावजूद उसमें राम जी की सत्ता का समय क्या था जिस राम राज बात करते हैं। कहा जा रहा है कि अगर जनता को लगता है अनीत हो रही है, अनित हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो उसके पास पूरा अधिकार है कि हमको सत्ता से बाहर कर दे। तुलसी बाबा उसी में लिखते हैं कैसी सत्ता होनी चाहिए। सचिव वैद गुरु तीनों जो, सचिव वैद गुरु तीनों जो, प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीनों ही होए वेग ही नाश। अब सोचो तुम अभिजीत कि अगर सचिव हाईएस्ट ऑफिसर ऑफ द स्टेट, सेक्रेटरी, वैद डॉक्टर जो सामाजिक भी है और इसका भी हम कह सकते हैं कि बॉडी का भी, गुरु यानी जो शिक्षा दे रहा है, प्रिय बोले भयास, अगर वो डर से प्रिय बोल रहे हैं तब क्या होगा। राज धर्म तन तीनों ही होए वेग ही नाश। तुलसी बाबा कह रहे हैं कि राज धर्म तन तीनों ना नाश हो जाएगा। एडजेक्टिव भी लगा रहे हैं, वेग से नाश होगा, मतलब सिर्फ नाश नहीं होगा, बड़ी जल्दी क्षय हो जाएगा। दुष्यंत जी ने इसी पे तो कहा था, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल फिर भी है कि उनको मगर यकीन नहीं। गोरख पांडे ने कहा था, राजा ने कहा रात है, रानी ने कहा रात है, मंत्री ने कहा रात है, संतरी ने कहा रात है, ये सुबह सुबह की बात है। तो ये हमारे यहाँ चेतना है और हमारी ये चेतना बनी रहेगी। सत्ताएं आएंगी जाएंगी, बात बिल्कुल तय है, और सबका कुछ न कुछ दौर होता है। अच्छा, जैसे हम कवियों की बात कर रहे थे, तो एक कवि भी हैं, लेखक भी हैं, डॉक्टर दयाराम मौर्य रत्न सर के नाम से उनको जानते हैं, डीएस भी रह चुके हैं। तो उनका मैंने पॉडकास्ट किया तो उन्होंने बताया था जो कवि होता है वह जिस समाज से निकलता है उनकी पीड़ाओं को देख करके कविताएं लिखता है, और व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी होता है, जैसा सोचता है जैसा विचार करता है बन जाता है। तो आप देखिए कि सामाजिकता के आधार पे आपने कहा कि पहले जो है राजतंत्र हुआ करता था, सारी चीजें तब भी इक्वालिटी थी, लेकिन एक कवि है निराला जी, निराला जी के सर पूरा नाम याद नहीं है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। निराला जी ने अपनी कविताओं में भी समानता लिखा है, कबीरदास ने भी अपनी कविताओं में सीधा सीधा सारी चीज लिखा है। तो हमारे जो कवि थे उन्होंने समानता को हमेशा सर्वोपरि रखा है। तो वर्तमान समय में जो कवि हैं वो अपनी कविताओं में उन सारी चीजों को कहाँ ले जाके रख दे रहे हैं, वो प्रेमिका के जुल्फों पे ले जा रहे हैं, वहां मेरा एक मुक्तक है कि छंदों के छल छंद रचा तुम पंत नहीं हो पाओगे, भेष भले धर लो साधु का संत नहीं हो पाओगे, चरण वंदना और प्रशस्ति गान ही गाते रहते हो, दरबारी तासीर लिए दुष्यंत नहीं हो पाओगे। कवि कर्म, देखिए कवि कर्म तो यही है कि वो सच का साथ दे। और मैं ये नहीं कह रहा हूं, मान लीजिए आप सत्ताधीश है और आपने अच्छा, जैसे आप नंबर पाते हो 100 में से 80 तो बहुत अच्छा परसेंट है ना, 100 में से 90 तो और अच्छा है। लेकिन जब जीवन की बात आती है तो कवि का काम क्या है, तुम 100 में से 90 परफॉर्मेंस है बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो कवि उस 10% की भी बात करेगा, उस 10 तक भी जाओ। महात्मा गांधी कहते ना आखिरी व्यक्ति तक, है ना, तो वहां तक आपको जाना पड़ेगा, यह आपका फर्ज है। मैं फिर कह रहा हूं 100 में से 90 हो सकता है कोई बहुत एग्जेम्पलरी काम किया हो, किसी सत्ता प्रतिष्ठान ने, कोई सत्ताधारी ने, किसी राज्य में, केंद्र में, कुछ भी हम कह रहे हैं तो अच्छा काम है, लेकिन उसको ये कौन बताएगा कि देखो भाई तो ठीक है, उन 10 का क्या। और जैसे कभी अब जैसे भारत जैसे देश में, चलो हम इसको आंकड़ों में कहते हैं अभिजीत यार, आज लगभग 150 करोड़ हम हो रहे हैं, तो अगर कोई सरकार 85% ला रही तो यानी सुपर डुपर नंबर तो है ना यार, लहराने लायक है ना, बिल्कुल क्या 85% है यार। 15% मतलब 20-22 करोड़, तब भी 20-22 करोड़ कम है।
न जाने कितने यूरोप के देश सिमटा है, क्योंकि भारत को जनसंख्या से भी देखना पड़ेगा, साधन संसाधन से देखना पड़ेगा। देखिए हिंदुस्तान की क्या स्थिति है, सच में बहुत अद्भुत जगह है भाई, पूरा देश घूमने का अवसर मिलता है, सब कुछ है, इतनी धर्म है, जातियां हैं, मजहब है, पंथ है, मत है, खान पान अलग, भाषा अलग, ये सब कुछ फिर भी एक सूत्र में है। तो यहाँ की चुनौतियां भी है, एक कोई यूनिफॉर्म चीज नहीं बन सकती कि एक ही लगा दो सबको, उससे वो कर दो। कहीं का कुछ कानून है, कहीं की कुछ भाषा है, कहीं का कुछ पहनावा है, कहीं का कुछ है। तुम 10 भाषा भी जानोगे तो हो सकता है हिंदुस्तान में तुम्हारे लिए कम पड़ जाए, किसी ऐसे क्षेत्र में चले जाओ। हम इस विविधता का सम्मान करते हैं, हमको सम्मान करना चाहिए, ठीक है। तो मैं मतलब इस जो आप पॉइंट इक्वलिटी पॉइंट कर रहे हो, हर रचनाकार ने लिखा, क्योंकि रचनाकार की ड्यूटी है। रचनाकार का काम ये नहीं है कि वो इतना सब जब चुनौती देख रहा है तो उसके बाद वो चुप बैठ जाए। रचनाकार को सही लिखना, और रचनाकार भी मेरे हिसाब से वही है, कठिन समय का हल होती है, नई पहल होती है। मुझे अपनी पंक्तियां याद आ रही, लंबी कविता की है। कठिन समय का हल होती है, नई पहल होती है, इनकलाब होती है, कविता गंगा जल होती है, प्रेम हुआ करती है, कविता त्याग हुआ करती है, राजमहल में मीरा सा बैराग हुआ करती है। तो कविता का काम है, लेकिन ये कविता का इनकलाब जो है ना, वो व्यवस्था के आमूलचूल परिवर्तन की बात करता है, कि ऐसा ना हो कि व्यक्ति बदल जाए लेकिन फिर वही हो जाए। तो थोड़ा सा दुर्भाग्य है इस मामले में। कैसे? जब यहाँ सत्ता में जो लोग रहते हैं उनका सर और सुर थोड़ा अलग होता है, विपक्ष का अलग। मैं उसी पे आना चाहता हूँ सर। जैसे अब आज के समय में जो कवि हैं वो मतलब सत्ता की कविताएं गाते हैं, और कवियों का काम क्या था? कवियों का काम था कि सत्ता को, जो उनके द्वारा कार्य नहीं किए गए, उनको आईना दिखाना था। तो वर्तमान समय में सर आप भी बड़े बड़े मंचों पर कविताएं पढ़ते हैं, लेकिन आपकी कविताओं में मैंने सदैव देखा है कि आपकी कविताओं में कोई बाध्यता नहीं रहती कि मैं मतलब एक ही कविता पढ़ूं, चाहे ओज की चाहे प्रेम की। आप सभी विधाओं में कविताएं भी करते हैं और अपनी बातों को बहुत ही मतलब प्रमुखता के साथ रखते हैं। अभी आपने एक कविता भी आपने सुनाया ना कि यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का। हाँ, ये अरे बड़ा आदमी, करीब 2 दशक थे। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमीन बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा, न हो मायूस न घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। ये सब कविताएं जब सर हम लोग सुनते हैं, क्योंकि एज एन एस्पिरेंट हम लोग देखते हैं ना कि आपकी कविताएं एक ओज भरती हैं हम युवाओं के अंदर। अब सर हम अगले पॉइंट पे आते हैं जो सदियों से चला आ रहा है, प्रेम। प्रेम बहुत शाश्वत विषय है, तो थोड़ा सा लोग इसी पे आना, तुम बिल्कुल आना। एक कविता मुझे याद आई, याद कविता नहीं, 4 पंक्ति इसी प्रेम पे। जी जी। और वो इनकलाब भी है, और वो हर समय के लिए प्रासंगिक है, वो युगातीत रहेगी। मैं नहीं कहता मेरी कविता युगातीत है, लेकिन ये विषय, समय की धार के आगे सिकंदर हार जाते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, जोर जबरदस्ती नहीं, ये इतिहास ने देख लिया। समय की धार के आगे सिकंदर हार जाते हैं, शहंशाह सूरमा सारे धुरंधर हार जाते हैं। मोहब्बत वो नदी है जिसका मीठा जल निराला है, इसी मीठे से सब खारे समंदर हार जाते हैं। यही है। बहुत बढ़िया सर। सर आपने कहा कि प्रेम इनकलाब है। हाँ है। तो प्रेम कैसे इनकलाब हुआ? प्रेम आपको बहुत बदलता है। अच्छा, प्रेम को मैं पता नहीं कैसे लोग, प्रेम को सफलता असफलता में देखा जाता है, शायद उसको शादी ब्याह से देखा जाता होगा, ऐसा कुछ है। प्रेम पाने का नाम है? प्रेम उस भाव का है। देखो बताएं कहां, मैंने सुना पढ़ा भी था। प्रेम ऐसा भाव है जो, जैसे बुद्ध ने अपने दीपो भव कहा था कि अपना दीपक बनो, अपने को स्वयं तेजमय करो सब कुछ। तो प्रेम, उसको मैं प्रेम को एक रोशनी मानता हूं, यह एक खुशबू मानता हूं, जो सिर्फ आप कोई रोशन नहीं करती वो रोशनी, या आप कोई सुगंधित नहीं करती, आपके आसपास। अब समझो अभिजीत, तुम्हारा कोई मित्र है, लड़का लड़की जो भी, तुम उससे प्रेम में हो, तो तुम उसको बुलाए हो अपने पास, तो तुम्हारे पास प्रेम है, तो उसको मिलेगा क्या? प्रेम। लेकिन प्रेम इतना अद्भुत भाव है भाई, तुम्हारे अगल बगल भी अगर 2 लोग खड़े हो गए ना, तो तुम्हारे सिर्फ प्रेम ही झर रहा है, निकल रहा है। वो जो रोशनी निकल रही है, वो जो खुशबू, उससे वो भी लाभान्वित हो रहे हैं। आप समझो, प्रेम वो भाव, जब तुम्हारे अंदर प्रेम होगा ना, तुम पत्ता नहीं नोचोगे, तुम्हें क्रूएल्टी लगेगी, तुम किसी जानवर को खींच के अड्डा नहीं मारोगे। प्रेम वो कराता है। देखो, ये जो
उस उम्र की जिसकी तुम बात करो, जो इश्क प्रेम, इसका कुछ अंतर भी कई बार हो जाता है। मैं बताऊंगा, प्रेम तो तुम्हें किसी से भी हो सकता है, किसी एज में हो सकता है, किसी बुजुर्ग के प्रति हो सकता है, अपने घर के प्रति हो सकता है, भाई बहन प्रति हो सकता है, बाहर से हो सकता है, और एक वो होता है जो लड़के लड़की के बीच जिसकी तुम कहते हो, जो जिस उस मोहब्बत की बात या इसकी बात, ये सब कुछ करते हो। तो मेरा ऐसा मानना है, किसी के अंदर भी अगर ये भाव है तो प्रेम में पड़ा व्यक्ति, मैं बार बार कह रहा हूं, ये जो ड्रम में भरने की, काटने की, ये प्रेम नहीं है, ये सवाल ही नहीं है। तुम उसका बुरा कर ही, सोच ही नहीं सकते किसी से तुम प्रेम में हो। आज क्यों सर, आज ब्रेकअप हुआ, कल तुम ऐसे थे वैसे थे, ऐसा अब देखो, कुछ वही है, कुछ ऐसी सी पंक्तियां तुमने याद दिला दी, उस पे भी मेरा मुक्ता कुत्ता है। ये जो तुम ब्रेकअप वुकअप है, तो उस पे भी मैंने, मतलब अब इसको कोई बहुत साहित्य में नहीं लेने की जरूरत है, इसको युवा वर्ग में एक आनंद के तौर पे मैं पढ़ता हूं कि बाद ब्रेकअप के इस जमाने में गम की बेड़ी कहाँ जकड़ती है, लड़का बेबी नया पकड़ता है, लड़की बाबू नया पकड़ती है। तो लेकिन ये जो प्रेम की जो स्थिति हो गई ना, मुझे एक मुक्तक मैंने अभी लिखा था और वो मुझे याद आ रहा है, अगर तुम अवसर तो उसको देखोगे। एक सेकंड जरा मैं देख के आपको बताता हूँ। वो मुक्तक था, इसी चीज पे था, और प्रेम पे कि इसकी ये जो ड्रम और ये सब घटनाएं क्यों हो रही ना, मैं उस पर आना चाहता हूँ, वो उसी को लाना चाहता हूँ आपके सामने। हाँ देखिए, अभी याद आ जाती है तो आपके सामने रखता हूँ। एक मिनट। हाँ, इसका कारण क्या है? ये जो आजकल ये जो एक दूसरे का मर्डर, धोखा, वीडियो रिलीज कर देना, ये करना वो करना, ये प्रेम तो नहीं है। उसका कारण क्या, सुन लो। चाहतों को हवस बद चलन ले गई, चाहतों को हवस बद चलन ले गई, इश्क को दुनिया भर की जलन ले गई, इश्क को दुनिया भर की जलन ले गई। पूछते हो मोहब्बत का अंजाम तुम, पूछते हो मोहब्बत का अंजाम तुम, बेवफाई वफा की दुल्हन ले गई। तो ये हाल है, इसकी वजह ये है, ये जो बदलाव आया है। आज एक समय था कि कहा जाता था ना कि दिल के किसी कोने में आदमी बैठा ले, ये सारी चीजें, तो उस भाव को जीने के बजाय जब इतना ज्यादा स्थितियां खराब हो गई हैं कि आदमी का वो था ना कि प्यार का पहला खत, हस्तीमल हस्ती की प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। सर पहले की बात नहीं थी हमको दिल तक। पहले का प्रेम जो था सर, वो हीर रांझे का प्रेम था। हाँ ठीक है, इन वर्तमान समय प्रेम की पूरी डिफिनेशन ही बदल गई है। नहीं ऐसा नहीं, देखो मैं थोड़ा सा तुम्हें इधर प्रेम पे ला रहा हूँ, और दोनों अर्थ है। मुझे एक दोहा अपना याद आया, एक दो दोहा की, देखो प्रेम का हासिल क्या है। मुझे ऐसा लगता है, और जिसको लोग अधूरा कहते हैं, मैं उसको प्रेम में पूरा होना मानता हूं। जो अधूरा रह गया प्रेम वही पूरा है। मेरे लिए वही पूरा है। वो जो एहसास है ना, कई बार क्या होता है कि कुछ चीजें हैं, मिल जाने के बाद फिर वो मिलने की चाहत नहीं रहती। आप समझो उस चीज को, आप समझो कुछ भी। मैं बहुत अच्छे समझ रहा हूँ सर इस चीज को, जीवन का, आई फेल्ट इट। हाँ जीवन का। तो वो है मेरा कि एक दोहा है कि बेचैनी मजबूरियां जीवन भर की टीस, बेचैनी मजबूरियां जीवन भर की टीस, इश्क तेरे इस कूल की कितनी महंगी फीस। तो देखो प्रेम का क्या है भाई, देखो प्रेम वो एक भाव है ना, जो आप जीवन पर हैं तो उसको जी सकते हो। मुझे ये नहीं समझना कि लोग ऐसा क्यों करें, उसके पीछे क्या गिरावट। जाड़े में क्या होता है अभिजीत, पारा गिरता है ना। मेरे दो दोहे समझो, आज प्रेम ही नहीं,
जीवन के हर क्षेत्र में जो गिरावट है उसके पीछे मॉरलिटी का गिरना है, नैतिकता का। तो उसमें मेरा दोहा था कि गिरने के इस दौर का आंखों देखा हाल, गिरने के इस दौर का आंखों देखा हाल, पारा जाड़े में गिरा नियत पूरे साल। पारा जाड़े में गिरा नियत पूरे साल। और देखो एक विज्ञान का प्रयोग मैंने किया कि न्यूटन ने भाई ग्रेविटी खोज की। तो इन सब के पीछे मूल कारण क्या है? जो हम बेईमान हो रहे हैं, मन में हमारे चोटाई आ गई है, दूसरे को नुकसान पहुंचाने की आदत हो गई है, और हर जगह ब्लफ देना, धोखा देना, चीट करना, ये सारा चीजें। तो एक और है कि जिस गति से नीयत गिरी उस गति से ईमान, जिस गति से नीयत गिरी उस गति से ईमान, दोनों की गति देखकर न्यूटन भी हैरान। तो ये है। लेकिन प्रेम का जो भाव, जैसे तुमसे मैंने कहा ना, एक मेरा मुक्तक था जिसने बहुत पहले, करीब 10 बरस पहले, एक बड़ी पहचान दी थी कि प्रेम में, इसको मैं विसंगति नहीं मानता, इसी को मैं हासिल मानता हूं। बात पहले ये जेंडर न्यूट्रल था, फिर मैंने उसको चेंज कर दिया थोड़ा सा। बात मेरी कर रही होगी, बात मेरी कर रही होगी, नाम लेने से डर रही होगी, नाम लेने से डर रही होगी, जिंदगी बेबसी का हाईवे है, आज वो भी गुजर रही होगी। तो ये है प्रेम का भाव। देखो हम तुम्हें सही बताएं कि उसमें तो यार कुछ बोलने में भी आप दुनिया से मिलेंगे जुलेंगे, हंसेंगे, बोलेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, लेकिन जिसके प्रति वो जो यहां वाला जो प्रेम की जैसे बात है ना, आप उसके सामने अटक जाते हैं, आप बोल नहीं पा रहे थे, या आप जो कहना चाहते हैं आप कह भी नहीं पाते। न जाने कितना समय गुजर जाता है, समय बदल रहा है, लेकिन वो भावनाएं हैं। ऐसा नहीं है कि वो भावनाएं चली गई, वो भावनाएं हैं। और मेरा ऐसा मानना है विजय कि प्रेम को किया नहीं जिया जाता है। जब प्रेम को किया नहीं जिया जाता है, प्रेम को जिया जाता है। और कितनी बार नुकसान तो पता नहीं कैसे लोग पैसों से, अगले को आपको बताने की भी आवश्यकता नहीं है, आप तभी प्रेम जी सकते हो। आप देखिए कृष्ण जी क्या, प्रेम अनंत था, अशेष था, अपरिमित था, असीम था, मोह नहीं था। मोह से बंधन है, प्रेम भी मोह से बंधन का नाम है यार, जानिए। वही क्यों चाहिए भाई, उसको चाहिए। आप है ना, आप उसको चाहना और उसे चाहना, इसमें अंतर है। ये चाहता हमेशा बनाए रख सकते। अब ये महसूस करने की बात है, कई हो सकता है लोग कहें कि कुछ ज्यादा फिलोसफिकल हो गए, नहीं ऐसी बात नहीं है, आप उस एहसास को जी सकते हैं। सर अभी एक कविता है आपकी, मैंने सुना था आज से 5 वर्ष पूर्व, वही मैं चाहूंगा कि वो कविता दिल से इच्छा हो रही सुनने की। आप एक कविता है ना कि याद अब भी है। अच्छा देखो याद तो मेरी कई करता है, मैं तो 2 मुक्तक सुनाता हूं। जी सर। तुम्हारी याद की आंधी पुरानी पीर ले आई, तरोताजा हुए जख्मों के एक जागीर ले आई। वही आंखें, वही चेहरा, वही शोखी दीवानापन, वही आंखें, वही चेहरा, वही शोखी दीवानापन, नए से कैनवस पर फिर तेरी तस्वीर ले आई। और जो आप कह रहे हैं ये बड़ा चला युवाओं में, 2-3 बड़े उस समय चले, 5-7 साल पहले जब मैंने पढ़ा। एक तो ये कि खामखा तुम जस्टिफाई कर रही हो, ये मान लो कि बेवफाई कर रही हो। आपको याद है, खामखा तुम जस्टिफाई कर रही हो, मान लो कि बेवफाई कर रही हो। एक ये था, और जो आप अभी कह रहे हैं कि वो ये था कि इसको कंप्लीट कर दीजिए सर। अच्छा इसको कंप्लीट,
खाम, अच्छा देखिए ये जेंडर न्यूट्रल है, इसको ऐसा ना मान लिया जाए कि हमने सिर्फ लड़कियों के लिए कहा, लड़के भी वैसे ही लड़की भी वैसे ही, कि खामखा तुम जस्टिफाई कर रही हो, मान लो कि बेवफाई कर रही हो, दरअसल वो क्या है ये सब बोलकर और भी तुम बेहयाई कर रही हो। तो जाने दो, कोई जवाब मत दो, ठीक है नहीं बना कोई बात नहीं। वो जो 4 पंक्तियां आप कह रहे हैं, देखिए प्रेम में भी क्या है कि हास्य भी आ जाता है कभी कभी, लेकिन ये विसंगति है कि याद आती है अब भी तेरी, तुझसे बिछड़े जमाने हुए, याद आती है अब भी तेरी, तुझसे बिछड़े जमाने हुए, तू किसी की फलानी हुई, हम किसी के फलाने हुए। सर हम अगले सेगमेंट में पढ़ते हैं। तो आपने प्रभु श्री राम का नाम लिया, उनपे भी आपकी 2 मुक्तक मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों तक आप प्रेरित कीजिए। 2 पुस्तकें हैं लगभग मेरी, 12-14 किताबें साहित्य में है और 2-3 कानून में भी। तो मेरा ऐसा मानना है, अच्छा इस किताब कितना हुआ है? हाँ ठीक। इस किताब के लिए जो राम जी का है, इसका नाम ही राम युग से परे राम युग बोध है। देखिए राम जी का क्या है, रामचरितमानस में हम पढ़ते हैं, राम का चरित्र, राम से सुंदर चरित्र, मतलब राम से सुंदर तस्वीर किसी और की भी हो सकती है, राम जी से आज के व्यक्ति की भी हो सकती है, लेकिन उनका चरित्र सुंदरतम था, ठीक है ना, इसे मर्यादा पुरुषोत्तम। तो मेरा एक मुक्तक संग्रह है, राम युग से परे राम युग बोध है, और राम तुम्हारा नाम ये गीत संग्रह। तो मैं मुक्तक संग्रह से 2-3 आपको सुनाता हूं कि राम युग से परे राम युग बोध है, राम सीधे सरल राम अनुरोध है, राम पथ है सुगम मूल्य आदर्श के, राम पथ है सुगम मूल्य आदर्श के, राम हर युग में रावण का प्रतिरोध है। और सुने कि राम तीरथ भी है, राम ही धाम है, जो न डूबे कभी राम वो नाम है, राम कण कण में है, राम हर मन में है, राम कण कण में है, राम हर मन में है, तुझ में भी राम है, मुझ में भी राम है। और 2 मुक्तक और इसके कि गूढ़ प्रश्नों का उत्तर सरल राम है, गूढ़ प्रश्नों का उत्तर सरल राम है, शुष्क वातावरण में तरल राम है, राम विश्वास है, आस्था है अटल, राम विश्वास है, आस्था है अटल, शबरी मां की प्रतीक्षा का फल राम है। इसके 2 विशेष मुक्तक आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। हमारे यहाँ लेते हैं हनुमान जी भी हैं, ये हमारा सौभाग्य प्रयागराज का, इलाहाबाद का। और मैं पहले वो आ रहा हूं, और फिर राम जी इसलिए भी थे और हैं और रहेंगे, युगातीत हैं, शब्दातीत हैं, कि उनके साथ भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जैसे भाई और माता सीता जैसे लोग थे। राम जी मतलब सिर्फ राम जी नहीं थे, राम जी के राम जी होने में इन लोग का कितना भाग था। पर उसके पहले राम जी, और देखिए आज मैत्री दोस्ती की बात होती है, अभी आपके भी मित्र होंगे, दोस्ती में स्नेह भाव और सेवा भाव और सम्मान का भाव। जैसे हनुमान जी सब कुछ करके बैठे, तब भी उसके बावजूद कहते थे सब आपकी कृपा है, हम क्या कर रहे थे। तो और उसी प्रकार राम जी का उनके प्रति भाव। तो सुने, भक्तों के हैं भगत, राम भगवान है। राम जी और हनुमान जी क्या है? भक्तों के हैं भगत, राम भगवान है, भावना आस्था सेवा सम्मान है, भक्त भगवान का
ऐसा संगम हुआ भक्त भगवान का, ऐसा संगम हुआ राम के मान का, नाम हनुमान है। और एक जो मैंने कहा कि भाई हो तो कैसे, हम तो कानून के प्रोफेसर हैं, आज सारी लड़ाई क्या है, जमीन जायदाद संपत्ति धन दौलत कुर्सी गद्दी, और वहां देखो राम जी सब छोड़ के चले गए, माता ने कहा पिता गया देश पे, और एक भरत जैसा भाई वो सब त्याग किया कि भैया वापस चलो, और जब तक भैया नहीं आए वो खुद सन्यासी जैसा जीवन बिताया। तब आप सुनिए, पुरखों ने जो निभाई हमें चाहिए। मैं अपने कानून के विद्यार्थी को भी सुनाता हूं कि तुम किस परंपरा किस संस्कृति की हो, इतने कानूनों की हमें आवश्यकता ही नहीं है अभिजीत, लेकिन हमारे समाज के आंख का पानी मर रहा है, हमारी नैतिकता जा रही, इसलिए रोज रोज कानून चाहिए। तब मैं कहता हूं पुरखों ने जो निभाई हमें चाहिए, त्याग की वो कमाई हमें चाहिए, राम घर घर में हो प्रार्थना है मगर, राम घर घर में हो प्रार्थना है मगर, एक भरत जैसा भाई हमें चाहिए। ये क्या बात है सर। कुछ सवाल है मेरे। हाँ भाई। जिसका उत्तर मैं एक लाइन में चाहूंगा कि क्या एक अच्छा कवि बनने के लिए दिल का टूटना जरूरी है? नहीं देखो, एक लाइन में अगर कहूं तो भोगा हुआ यथार्थ आपको बहुत परिपक्व बनाता है, तो भाव बड़े अच्छे से निकलते। बाकी ऐसा नहीं कि हर चीज आपके साथ घटित हो, किसी दूसरे के साथ घटित हो। जब कहा जाता है ना कि संवेदना, अगर आपके अंदर उसकी वेदना के साथ आप जोड़ नहीं सकते तब आप कभी नहीं बन सकते। तो चाहे वो आपके साथ घटा हो या समाज का दर्द हो, जब उस दर्द को आप जीते हैं तो इसलिए उस दर्द को जीने को ही से जो निकलता है। तो अगर आप किसी किसान की हालत देखेंगे है तो आपको नहीं दर्द होगा, वो अपने दर्द को लेकर शिकायत रोज करता है, व्यवस्था और मौसम के सभी जख्मों को सहता है, कोई सुनता नहीं उसकी, ना कोई साथ देता है, जो सबका पेट भरता है वो खाली पेट सोता है। तो वाह। मैं किसान नहीं हूं, लेकिन किसान का दर्द अपना दर्द है। सर अगला प्रश्न है मेरा कि प्रयागराज के दो उभरते युवा कवि कौन कौन है? अच्छा, एक तो मुझे क्या कहते हैं, मैंने इधर बीच पीछे भी बहुत लोग बहुत अच्छा लिख रहे थे, लेकिन इधर बीच मुझे एक, आप उसको युवा कह लें और उस तरह से आप जो भी नाम लिखना हो कर दे। एक तो मुझे शायर बहुत पसंद है, जो है एक कुमार विकास, जो छोटे भाई जैसा है, और एक अभिजीत भी बहुत अच्छा लिखता है। देखो अभिजीत मिश्रा अकेला लिखता है, तो हालांकि अकेले और तन्हाई में बड़ा अंतर होता है। ठीक है, ये दोनों मुझे पसंद है, और भी लोग बहुत अच्छा लिख रहे हैं। ये तो आपने दो नाम पूछा होता है इसलिए भी कि इनके पास शब्दों का सामर्थ्य है, शब्दों की मर्यादा भी है, और साथ ही साथ इनकी प्रस्तुति भी अच्छी है। देखिए, जब आप संवाद के मंच पे जाते हैं तो वहां पे संवाद की क्षमता होनी चाहिए, नीरस नहीं होना चाहिए। और बाकी नहीं तो कविता तो वो भी है जो सिर्फ लिख रहा है या छप रहा है, लेकिन इन दोनों युवाओं को चूंकि मंच में भी साथ रहे हैं, उठना बैठना भी हुआ, तो इन दोनों को एक तरफ शायरी में मैं देखता हूं तो कुमार विश्वास कम उम्र में जो ख्याल की गहराई समझ में आती है, जो है कुमार विकास को सुनने से, कुमार विकास जो है यही कौशाम्बी प्रयागराज मान लीजिए। कुमार विकास जी लिखते हैं ना कि कभी संगम की रेती सी महकती साथ लिख देना। हाँ, और भी कुछ, लेकिन मुझे तो कुमार की कुछ और भी दूसरी अभी तुरंत याद नहीं, लेकिन मैं पसंद करता हूँ, और आज से नहीं 6-8 सालों से। और अभिजीत को भी मैंने देखा उस अपने आप पे मेहनत की। देखिए, आपको निरंतर मेहनत करना है, हमें भी जीवन भर सीखना है। हम प्रोफेसर नहीं, हम विद्यार्थी हैं। जिस दिन सीखना बंद कर देंगे हम खत्म हो जाएंगे, तो हम उस कविता के भी हम लोग विद्यार्थी हैं। तो इन दोनों को मैंने लिखते और मेहनत करते देखा है, और मेरी बहुत शुभकामनाएं कुमार विकास अभिजीत के साथ साथ तमाम सर एक मिथ है, जो भी कहिए, कहते हैं कि प्रयागराज में अगर कोई भी कवि सम्मेलन होना है तो डॉक्टर सुलेश दादा का आशीर्वाद जरूरी है। अरे बिना उनकी मर्जी के वो सफल नहीं हो पाएगा। ऐसा कुछ ऐसी कोई हमारी कोई, देखिए अभिजीत भाई, बहुत विनम्रता से मैं कह रहा हूँ, एक हिचकी आती है और आदमी का काम चला जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोगों का प्यार। देखो, मैं एक और फिर कह रहा हूँ, कोई अच्छा प्रोफेसर हो सकता है, कवि हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, व्यवसायी हो सकता है, सब कुछ है, लेकिन अगर आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, आपके पास विनम्रता नहीं है, आपके अंदर साफगोई नहीं है, दिल की साफगोई खासतौर से, तो मेरा ऐसा मानना है कि किसी का बुरा मत करो और
कृतज्ञता मत करो। आज के दौर का सबसे बड़ा पाप मैं समझता हूँ समाज कृतज्ञ होता जाए। सर जैसे कोई कवि है तो सामान्य जीवन में देखा जाए तो क्या चाटुकारिता शब्द एक है वो करके आगे बढ़ा जा सकता है, या अच्छी कविताएं हैं, क्योंकि लिंक भी हमारे पास अच्छी कविताएं हैं लेकिन हमारा लिंक ही नहीं है, तो कैसे आगे बढ़ा जा सकता है? हाँ, इस तो मैंने कहीं लिखा भी था। देखो मैं पहले एक चीज, दो शब्द है जैसे हिंदी का है पराक्रम और परिक्रमा। ठीक है, पराक्रम आपकी शक्ति है, परिक्रमा हो सकता है किसी। देखो मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, अभिजीत मेरी बात समझना भाई, मैं अपने युवा साथियों से कहता हूँ, कुछ युवा साथी जो आज साथ में है भी नहीं भी है, कोई दिक्कत नहीं, कोई कहीं है कोई कहीं, ईश्वर से मैं विश्वास करो, ईश्वर की कृपा हो। मेरा हमेशा मानना है कि आप लोग अच्छा करें, कोई दिक्कत नहीं, आपको हमेशा अच्छा समय याद रखना चाहिए। देखिए एक चीज मैं बार बार कहता हूं कि आप सिर्फ अपना काम करो, आप नेगेटिविटी मत लाओ। जैसे आप अच्छा सोचते तो चीज अच्छी होती है, अच्छी की ओर बढ़ती हो कि नहीं बढ़ती, ठीक। तो उसी तरह जब आप नकारात्मक होते हो ना, सबसे पहले आप अपना नुकसान करते हो। इसीलिए नकारात्मकता को दूर रखो, नकारात्मक व्यक्ति तो उससे दूर रहो, और या तो उसको सुधारो कि भाई तुम मतलब इस तरह से तुम ऐसा जो है मत करो, ये मत करो। मैं आज भी मैं फिर आपसे बता दूं, आपने जो ये सवाल किया, देखिए आप अपना काम करिए, ईश्वर कब देगा हमें नहीं पता। जिस कविता को हम सामान्य समझते पता चला उसी ने न जाने कितने मंच पूरा देश घुमा दिया, रुपया पैसा सब दे दिया। किसी को हमने सोचा रहे क्या लिख दिया, क्या मैंने लिख दिया, पता चला स्वीकार नहीं हुई। तो एक तो ये कि आप अपना अच्छा लिखो, अपनी लकीर बड़ी करो ना, दूसरे की छोटी करने के चक्कर में तुम साजिश करने लगोगे, तुम षड्यंत्र करने लगोगे, तुम अपना काम कब करोगे। और दूसरा, एक मेरा मुक्तक याद नहीं है एक शब्द है वर्क, एक शब्द है नेटवर्क। वर्क और नेटवर्क। देखो अब जैसे तुम कितना भी अच्छा करो, किसी का शेर था कि उतर गया तेरे दिल में तो शेर कहलाया, मैं अपनी गूंज था और गुंबदों में रहता था। तो सिर्फ स्वांता सुखाए के लिए तुम कर रहे हो, तो इसको सब रिकॉर्ड करो, यहीं पे रख दो, एक पुल्ली बनाओ, छोड़ दो वहीं पे, ये दुनिया तक जाना चाहिए ना। तो नेटवर्क एक माध्यम होता है जहां तक आप पहुंचते हैं। आप विनम्र रहें, आपका आचरण अच्छा हो। आप मान लीजिए कभी अच्छे हैं लेकिन आपको बुला कि मेरे ही सर दर्द हो, आप हमें इरिटेट करें तो हम नहीं बुलाएंगे। हो सकता है आपसे कमतर को बुलाए और कमतर कुछ साल में, साल 2 साल में, 3 साल में आपसे अच्छा पढ़ने लगेगा। तो मेरा कहना है कि आलोचना के बजाय आप अपने पे वर्क करिए, और नेटवर्क की भूमिका है। अगर आप 4 अच्छे लोग को जान रहे हैं, आप कला में हो, सिनेमा में हो, कविता में हो, तो जो आपको अच्छा जान रहा तो आपको बुलाएगा ना। तो आपका देखिए व्यवहार भी सही है थोड़ा, तो हमसे अपने दिल से पूछना। हो सकता है कोई अच्छा तुम्हारा सहयोगी हो, पॉडकास्ट आप कर रहे हो, ये कर रहे हो, लेकिन अगर तुम्हें बार बार इरिटेट करता हो तो तुम उसके बजाय किसी दूसरे को चाहो, गुण है उसके अंदर, लेकिन अगर इरिटेट करो तुम काम कैसे करोगे। सर अगर एक शब्द में जो आज के युवा कवि हैं उनको अगर आप कुछ संदेश देना चाहें। कुछ नहीं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं। मैं ईश्वर की शपथ खा के कह रहा हूँ, मेरे प्रयागराज में क्या युवा कवियों को आलोचनाओं से बचना चाहिए? नहीं, स्वस्थ आलोचना करें ना, स्वस्थ आलोचना यानी कि अच्छी चीज को, अच्छी बात को अच्छे। दूसरा, हो सकता है आज आपके किसी के साथ स्वस्थ संबंध ना हो, तो आप बजाय इधर उधर की बात करने के आप लिखो ना। आपको कविता में किसी से आगे जाना है तो आप अच्छी कविता का रचना करो। आप देखो कि आप किस प्लेटफॉर्म से पढ़ सकते हो, आप वहां की मेहनत करो। आप नाटक में हो तो आप उस तरह से नाटक करो, नाटकों का अध्ययन करो। आप मतलब मेरे ये कहने का है कि आप नकारात्मकता से दूर रहो, आप सर्जना के पक्ष को चुनो। अगर आप सर्जना करोगे तो आपके खाते में कुछ जाएगा ना। आपकी वही कविता आज हो सकता है आपको मंच न मिला हो, अब जी 2 साल बाद अगर उसमें दम है तो 2 साल बाद सुनी जाएगी, जीवन पर्यंत सुनी जाएगी। हम लोग की कितनी का मेरे कितने गीत हैं, याद तुम्हारी लहरों पर पतवार दिसंबर में, या उठो कबीरा बढ़ो कबीरा, नई सदी को पढ़ो कबीरा, शब्दों को हथियार बनाकर फिर दुनिया से लड़ो कबीरा, जात को तोड़ो पात को तोड़ो, तोड़ने वाली बात को तोड़ो, बिगड़ रहे हालात को तोड़ो, पेट पे पड़ती लात को तोड़ो। मतलब एक बात मैं कह रहा हूं कि आप सर्जना के पक्ष को सुनिए। आलोचना का अर्थ बुरा कभी नहीं रहा, लेकिन मुझे कहना कि वो एनालिटिकल हो और क्रिटिकल हो, दोनों हो, ठीक है, विश्लेषण के साथ। आलोचना का क्या होता है, जैसे तुमने अगर मुझे बता दी कि अरे सर ये जो आपने लिखा है ना इसमें छोटी यू की मात्रा आती है, तो तुमने मुझे सुधार दिया, हमको तो खुश होना चाहिए यार, आज के बाद मैं गलती नहीं करूंगा। अच्छा, आलोचना भी स्वच्छ होनी चाहिए, स्वस्थ। जैसे प्रतिस्पर्धा हेल्दी होती है, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, उससे दोनों गेन करते हैं। जैसे हम कुछ अच्छा करें, जैसे आपने कहा ना कि इस सम्मेलन प्रयागराज में ले लिया, तो ऐसा मत कहो, आप स्वस्थ प्रतिस्पर्धा लेना कि अगर अमुक ऐसा करा तो मुझे भी ऐसा करना चाहिए। लेकिन अगर आप अच्छे सम्मेलन, अच्छे रचनाकार
इसके बजाय आपका ध्यान थैली और अनन्य कारणों पे होगा, जिसपे मैं नहीं जाना चाहता, तो आप वो नहीं कर पाए। सर एक आखिरी प्रश्न है मेरा कि डॉक्टर श्लेष गौतम सर फीस क्या लेते हैं कवि सम्मेलन के लिए? सुनने में आया सर कि हाई पेड चार्ज करते हैं आप। अरे हाई जाने दो भैया, मैं पढ़ाता भी हूँ विश्वविद्यालय में। देखो हम लोग की फीस वही मोहब्बत है। देखो भाई वो उस पर मैं पर्टिकुलर नहीं हो सकता, वो थोड़ा उचित नहीं होगा, लेकिन ये है कि समय अब बदल गया है और आज मतलब कविता से भी करियर बनाया जा सकता है, सम्मान और अर्थ सब है, सब कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल बनाया सकता है। क्यों? क्योंकि आज देखिए पहले क्या था, पारंपरिक कवि सम्मेलन थे, कुछ महोत्सव हो जाते थे, तो अब सरकार के महोत्सव होते हैं, सरकार के विभाग के कार्यक्रम होते हैं। अब एजुकेशनल शैक्षणिक संस्थानों में, अब मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में हो रहे हैं, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में हो रहे हैं, एनआईटीज में होते हैं, आईआईटीज में होते हैं, यूनिवर्सिटीज में होते हैं, स्कूल्स में होते हैं। कहने का मतलब कि ये बड़ा विस्तृत और व्यापक हो गया। प्लस जो एक नौधनाढ़ वर्ग भी आया है, या आप जैसे नए युवा लोग भी आए। अब आप लोग पॉडकास्ट करते हैं, 4 लोग आपके परिचय में रहते हैं, आपने 4 लोगों से आग्रह किया, मित्रवत है, छोटा बड़ा जैसा भी बजट है कार्यक्रम हो गया, तो अब उसका जो है उसका बहुत ही विस्तार हो गया है, जो सम्मेलन का क्षेत्र है। तो उस विस्तार में कुछ विसंगतियां भी आई, मैं झूठ नहीं कहूंगा, लेकिन अब अच्छा मानदेय भी आ गया है, अच्छे बड़े मंच आ गए हैं, तो हमारे जो भी बड़ी युवा कवि देख रहे हैं उनको बता दीजिए कि कैरियर भी है, पैसा भी है, मान भी है, सम्मान भी है, लेकिन डिपेंड करता है आपकी व्यक्तित्व। आप साधना भी करिए भाई। देखो आप ये सोचो, अब जैसे आज के दौर में कुमार भैया की क्या कहने कि डॉक्टर कुमार विश्वास जी, हम लोग का भी सौभाग्य है उनके साथ मंच शेयर करने का, उनको संचालित करने का, उनके साथ यात्रा का, मेरा अपना भी सौभाग्य है और उनका स्नेह भी बराबर मिला। लेकिन क्या है, आप सोचो कि बस एक तो कोटी पहन ले, एक कुछ ऐसे बांध ले, ऐसे कर दे, ऐसे नहीं होता। उनकी साधना देखो हर व्यक्ति की। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, यहाँ देश में एक से एक कवि है, शायर हैं, कवित्री हैं, सब लोग हैं। आप उस समय को देखो, हथेली पे सरसों नहीं उगता। और दूसरा, अगर कुछ बहुत जल्दी प्राप्त हो जाए तो अपने आप को संयमित रखो, बहुत तेजी से उछलो मत, और बहुत ही कुछ खो जाए तो बहुत निराशा में मत डूबो। भले हो मुश्किलें आगे बढ़ूंगा, इरादे हौसले लेकर चलूंगा, मेरी मंजिल है दुनिया के उजाले, दिया हूं मैं अंधेरों से लड़ूंगा। तो आप संयम रखिए थोड़ा सा, और आपको मिलेगा। मैं एक चीज बताऊं आपको, मैंने जितने युवाओं को देखा है जो इस क्षेत्र के भी हैं, जो अपना संयम से लिखते पढ़ते रहे हैं और जिन्होंने अपने आप पे भरोसा किया, अपनी सृजनात्मकता पे, मैं बार बार यही कहता हूं कि ये इसको काटो, उसको ये करो, ये ऐसा क्यों वैसा क्यों, ये आपका नुकसान कर रहा है। उसके बजाय आप एक तो दोहा लिख दिए होते, तो मुक्तक लिख दिए होते, गीत का एक अंतरा लिख दिए होते, तो शायद कहीं और चला जाता। तो और मैं फिर कह रहा हूँ, प्रयागराज के युवा बहुत शानदार, तब भी लिख रहे थे, आज भी लिख रहे हैं और आगे भी लिखेंगे, और देश का भी युवा लिख रहा है। और आज की युवा पीढ़ी पर बहुत मतलब सच्ची सोच है। कच्ची सोच हो सकती है, लेकिन वह उसकी ओरिजिनलिटी भी है, लेकिन वो सच्ची सोच है। कच्चापन हो सकता है ना, अभी उसको बढ़ाने में टाइम लगेगा ना भाई, धीरे 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 गढ़ेगा, जैसे जैसे अनुभव प्राप्त होगा। जो आज पॉडकास्ट पे जिस आत्मविश्वास के साथ और जिस फ्लो में आप बात कर ले, क्या पहले पॉडकास्ट में भी ऐसा हुआ होगा क्या? अभी नहीं, अनुभव ने आपको समृद्ध कर दिया। तो मेरा युवाओं से भी यही आग्रह है, आप अपने को समृद्ध करिए, अपने को सृजनात्मकता से जोड़िए। निश्चित तौर पर फिर आने वाला समय तो फिर आप ही का है, उसमें तो कोई कहने की बात ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप लोग देख रहे थे सुनो प्रयागराज पॉडकास्ट, और आज का पॉडकास्ट बहुत ही साहित्यिक और बहुत ही शानदार अनुभव हमारे लिए भी था। और हम आशा करते हैं कि हमारे जो भी दर्शक, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, देख रहे हैं, अगर आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं फॉलो कर लीजिए, या किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। और पॉडकास्ट बहुत ही शानदार हुआ, थैंक यू सो मच सर। और सर मैं चाहूंगा कि जाते जाते कोई लाइन के साथ इस पॉडकास्ट का एंड किया जाए। ओके, मेरा यही है कि पर्यावरण के प्रति अपने संचेतना और कर्तव्य को पहचाने। हम सिर्फ मानवाधिकार की बात करते हैं, छोटा कॉन्सेप्ट है, कह रहा हूँ लॉ का प्रोफेसर हो तब भी, क्यों सिर्फ मानव, क्यों ये पशु पक्षी जीव जंतु पर्यावरण नदी झील करना, इसके बिना हम रह लेंगे क्या? नहीं, हमने समग्रता की बात की थी, वो है तभी एक अस्तित्व को एग्जिस्टेंस की बात है। गंगा जी हो या जमुना जी हो या कोई नदी हो या कुछ भी, ये हमारे प्राण शक्ति है। एक शेर कभी मैंने मतलब उस विषय स्थिति पे लिखा था, जो गंगा जी का जो हाल हम लोगों ने कर दिया था कि अपना दुख किससे कहे किसको बताए गंगा, अपना दुख किससे कहे किसको बताए गंगा, इतनी मैली है कहां जाके नहाए गंगा। ये मैंने कभी लिखा था। लेकिन मेरी अपेक्षा क्या है समाज से और स्वयं से,
दूर अंधेरा होगा, नई सुबह फिर आएगी। दूर अंधेरा होगा, नई सुबह फिर आएगी। नई सदी ये गंगा तेरे नाम कहाएगी। कल कल करती पावन धारा हम भी देखेंगे। शपथ हमें उद्धार तुम्हारा हम भी देखेंगे। गोमुख से गंगा सागर तक बात ये जाएगी। नई सदी ये गंगा तेरे नाम कहाएगी। जय प्रयागराज, सुनो प्रयागराज, जय मां गंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच।